हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जो पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड वाला टॉपिक है अपने इंडियन सोसाइटी के सिलेबस में, उसमें एक टॉपिक ये भी है कि पॉपुलेशन एजिंग इन इंडिया। ठीक है, देखिए इसके पहले हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में तो पढ़ लिया। मतलब ये कि हमारे पास जो बड़ी संख्या में जो हमारा यंगर पॉपुलेशन है, उनको हम कैसे यूटिलाइज करें, उनका हम केयर कैसे करें, उनको हम जॉब कैसे दें, हेल्थ एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करवाएं। ये सब के बारे में तो हमने पिछले लेक्चर में बात कर लिया। लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों का क्या, मतलब कि जो लोग बुढ़े हो रहे हैं उनका भी तो ध्यान देना होगा, वो भी तो समाज के हिस्सा है। ठीक है, तो आज हमारा जो फोकस है, आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि जो पॉपुलेशन एजिंग हो रही है इंडिया में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे क्या-क्या चैलेंजेस हैं, अभी तक क्या प्रयास किए जा चुके हैं और उसमें परेशानियाँ क्या हैं, आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ को देखिए, तो वो इसी बात से परेशान हैं कि उनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एजेड पॉपुलेशन है और वो जो है, एक तो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी उनको केयर करना पड़ता है। देखिए, जब भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, किसकी, बुजुर्गों की, तो 2 नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक तो ये, वो वर्किंग फोर्स नहीं रहते, मतलब वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। दूसरे, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको जो है एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। उनका उनका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है, उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। कुल मिला के उनको केयर करने की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि उनको उनके ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंस खर्च करने की ज़रूरत होती है। एक तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, दूसरा जो है खर्चा करवा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे में जो एजिंग पॉपुलेशन है, उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो है ये जो है कम से कम हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में ना आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमको क्या-क्या करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर ये वीडियोज़, ये लेक्चर्स आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो आप इसको शेयर भी कीजिए और भी लोगों को बढ़ाइए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। देखिए दोस्तों, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे टॉपिक्स को कवर करता हूँ कि जो जल्दी आपको नहीं मिलते हैं, एट लीस्ट आपको कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं। तो कुल मिला के ये चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उसके साथ-साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो इन सारे लेक्चर्स का पीडीएफ है, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जॉइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। और इसके अलावा भी बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पे पड़े हुए हैं हमारे लेक्चर के, हमारे पुराने लेक्चर के, जिसको आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पे जॉइन का बटन आपको दिख रहा होगा, जॉइन कर लीजिए। इसमें एक ड्रीम प्लस करके प्रोग्राम है, इससे जॉइन करने में आपको 29 रुपया देना है केवल। और ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी पीडीएफ हमसे चाहेंगे, वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएँगे। उसके साथ-साथ आप जो है हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं ऑन कॉल। ठीक है? फ़ोन पे आप हमसे बात कर सकते हैं, इधर थ्रू मैसेज, इधर थ्रू कॉलिंग। ठीक है? तो आप जॉइन ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है? तो ख़ैर चलिए शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एजिंग होती क्या है? आसान भाषा में समझिए, अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखने की कोशिश करें, तो एजिंग इज अ कंटिन्यूअस इरिवर्सिबल यूनिवर्सल प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आसान भाषा में एजिंग का परिभाषा देखें, तो एजिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, मतलब ये वापस नहीं आ सकता। और ये कब से शुरू हो जाता है? जिस दिन से आप पैदा होते हैं और जब तक आप मर नहीं जाते हैं। ठीक है? मतलब आपके बर्थ से लेकर के आपके डेथ के बीच में हमेशा जो है आपकी एज बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम एजिंग बोलते हैं। ठीक है? हालाँकि 60 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बाद जो है एज अगर बढ़ेगी तो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें लगेंगी, उसके बाद जो है ये चिंता का विषय बनता है। However, the age at which one's productive contribution declines and one tends to be economically dependent can probably be treated as the onset of the aged stage of the लाइफ। जैसा कि हमने कहा कि 60 साल तक ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद, चूँकि 60 साल के बाद जो आपका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं? डिक्लाइन होने लगती हैं। उसके बाद जो है एजिंग का सही मायने में मुद्दा स्टार्ट होता है। अगर हम एक पॉलिसी के रूप में देखें, एक डेफिनिशन के रूप में देखें, तो जो नेशनल एल्डरली पॉलिसी है, उसके अंदर ये डिफाइन किया गया है कि अगर 60 प्लस आपकी एज है, तो आप जो है
एल्डर पॉपुलेशन में काउंट किए जाएंगे और एल्डर पॉपुलेशन की जो भी फैसिलिटीज है आप वो ले सकते हैं। अगर हम पॉपुलेशन फिगर देखें इंडिया के बारे में, देखिए ये सब क्या है, ये फैक्ट्स हैं। इसको अगर आपको याद है तो इंट्रो में आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक दो पॉइंट लिख दीजिए कि 15 टू 59 एज जो है 60% पॉपुलेशन है और 60 प्लस हमारे यहाँ 8.6% पॉपुलेशन है। मतलब कि जो हमारा पूरा पॉपुलेशन है उसमें जो है लगभग 7% के लोग जो है वो 60 साल के ऊपर के हैं। तो इंट्रो में आप इतना लिख देंगे, इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। याद है और समय है आपके पास, पेज है तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर हम ये देखें तो जैसे जब एज बढ़ जाती है, मतलब कि जब आप 60 प्लस हो गए, तो ऐसे व्यक्ति के सामने क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो सबसे पहली जो परेशानी आती है दोस्तों वो है सामाजिक परेशानी। पहली परेशानी इसमें क्या है, वीकनिंग ऑफ द इंटर जनरेशनल टाइज। मतलब एक दादाजी हैं, ठीक है, और एक इनका पोता है, ठीक है, इनके बीच में एक जनरेशन इनके अब्बा का भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या गैप क्या आता है, जो ये लड़का है, मतलब इसको सी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो जो सी का टाइज है ए के साथ, वो टाइज बी के साथ नहीं होगा। इवन जो सी का ए का टाइज कुछ समय पहले बी के साथ था, जो बाप बेटे का रिश्ता या बाप बेटी का रिश्ता जो आप मान लीजिए एक 90s में था, आज वो नहीं होगा। क्योंकि जो 90s के बाद का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है समाज में, इकोनॉमी में, ठीक है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर सिस्टम में, थिंकिंग में, रहने सहने की चीजों में, कल्चर में, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये रिश्तों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, रिश्ते भी उसी तरह से परिवर्तित होते रहते हैं। आप इसके तमाम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं सोसाइटी में, समाज में, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जो है आसानी से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं। लिखने के लिए आपको इंटर जनरेशनल, मतलब कि जो इंटर जनरेशनल संबंध है उसमें परिवर्तन आया। कैसा परिवर्तन आया, निगेटिव परिवर्तन आया, मतलब रिश्तों में जो है कमी कमजोरी देखी जाने लगी। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिप्लेस्ड द सिंपल फैमिली प्रोडक्शन यूनिट्स बाय द मास प्रोडक्शन एंड द फैक्ट्री। देखिए पहले क्या होता था कि एक घर है और उस घर में एक छोटी सी इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में इस घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसमें कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि उनके बीच में जो टाइज है, उनके बीच में जो एक आप समझ सकते हैं कि वननेस है, एक दूसरे का केयर करने की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो ज्यादा होती हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में अब सोचिए कि इस घर का एक व्यक्ति इंडस्ट्री में चला गया, वो दूर रहने लगा, तो जो फैमिली टू फैमिली टाइज है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो जो एल्डर पॉपुलेशन है, एक तो वो घर पे एल्डर पॉपुलेशन है, ये जो जवान है वो केयर नहीं कर पा रहा है। दूसरी कंडीशन ये कि जो ये जब तक यंग पॉपुलेशन है तब तक तो इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन रिटायर होने के बाद अपने घर पहुंच गया, ठीक है। जब ये घर पहुंच गया तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे अपने पीछे अपने लोगों को छोड़ के आया वो इसके साथ नहीं आएंगे। और जब वो घर पहुंच गया तो घर पे वापस से इसके साथ भी वही चीज होने लगा कि इसका भी केयर करने वाला कोई नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद नेग्लिजेंस बाई किड्स टुवर्ड देयर ओल्ड पेरेंट, तो मतलब इसको अब क्या ही एक्सप्लेन करना। जो छोटे बच्चे हैं, जो मतलब कि ये जो पोता है ये दादा का उतना ज्यादा केयर नहीं करता है, उनकी बातों को नहीं सुनता, हमेशा यही कहता है कि आप पुराने हैं, आपके विचार पुराने हैं और आप नहीं जानते हैं अभी क्या हो रहा है। अब दादा स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते हैं लेकिन बच्चा स्मार्टफोन चलाना जानता है, तो मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इनकी बातों को नेग्लेक्ट किया जाने लगता है और इसकी वजह से काफी ज्यादा डिसइल्यूजनमेंट आता है, ठीक है। और वो एक इस तरह से समझ लीजिए डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और भी तरह की, और भी कई तरह की परेशानियां उनके सामने आ सकती हैं। उसके बाद फियर फीलिंग ऑफ द पावरलेसनेस, मतलब अब उनके पास शक्ति नहीं है, अकेलापन उनको घेर लेता है। यूजलेसनेस, मतलब कि उनको लगता है कि अब कोई यूज ही नहीं है, बस खाली रोटी तोड़ रहे हैं घर में बैठ के, वो भी 5 बार मांगने के बाद मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब ये कि अब इनकी देखिए जो एज है बेचारे, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो फीलिंग्स है, उनको लोग कोई और जो यंग पॉपुलेशन है घर में वो समझ ही नहीं रहा है। तो उनको जो है कॉर्नर कर दिया जाता है कि आप यार बैठो ही कुर्सी पे, जो भी चाहिए आपको मांगो। यार उनको केवल यही चीज, यही जरूरत नहीं होती है कि जो वो मांगे उनको मिल जाए तो उनका केयर हो गया। उनको आप अपने साथ लेके चलिए तब उनको खुशी मिलेगी। आप बहुत सारी फैमिलीज में देखते होंगे कि कहा जाता है, देखते हैं कि उसमें दादाजी को कहा गया कि एक कुर्सी दे दिया गया, एक बेड दे दिया गया, बढ़िया एसी ओसी की व्यवस्था कर दी गई, सब कुछ कर दिया गया कि आप यहीं पे रहो, बाहर जो रिश्तेदार है ना आप उनसे मिलने मत आओ, ठीक है, या फिर बाहर जो भी कार्य हो रहा है उसमें आप जो है मत आओ, आपको जो भी जरूरत होगी यहाँ पे पूरी की जाएगी। गलती से बेचारा आ गया तो उसको जो है लोग फटकार देते हैं।
तो ये जो है बहुत ज़्यादा उनके लिए डिप्रेसिंग होता है, ठीक है? तो आइसोलेशन जो है उनके उनके लिए जो है घातक साबित हो जाता है, ठीक है? उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, रिटायरमेंट हो गया, उनका जो है पैसा खत्म हो गया, तो अभी जो है वो अपने चिल्ड्रंस पर जो है बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर सडन इंक्रीज़ इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो सेविंग्स बचा करके रखे हैं, वो भी खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि वो बीमार होते हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, उनकी दवाइयाँ होती हैं। फिर उसके बाद माइग्रेशन ऑफ यंग वर्किंग एज पर्सन फ्रॉम द रूरल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द elderly living alone or with only the spouse, usually poverty एंड डिस्ट्रेस। हमने बात ही कर लिया कि अगर यंग पॉपुलेशन बाहर कमाने चला गया तो घर पे जो बूढ़े बाप माँ हैं वो अकेले रह गए। फिर उसके बाद इनसफिशिएंट हाउसिंग फैसिलिटी, जो पुअर हैं बेचारे उनके पास तो घर भी नहीं है, तो उनके लिए घर की भी समस्या होती है। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम जो एज्ड होने पे होती है वो तो है ही है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है, ब्लाइंडनेस आ जाता है, चल नहीं पाते हैं, फिर उसके बाद सुन नहीं पाते हैं, तो ये सब सारी परेशानियां हो जाती है। मेंटल इलनेस मतलब कि वो भूलने लगते हैं चीज़ों को, मेनिंजाइटिस और ये सब चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है, न्यूरोसिरोसिस होने लगता है। फिर एब्सेंस ऑफ जेरियाट्रिक केयर फैसिलिटीज एट हॉस्पिटल्स इन रूरल एरिया, जो बुजुर्ग हैं रूरल एरिया में अगर आप जा करके देखिए तो रूरल एरियाज में उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में। तो ये सब सारे परेशानियां हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको पीडीएफ लेकर के आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो जो अभी तक का इनिशिएटिव्स है उसमें देखिए, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, ये सब सारी चीजें देखिए आपके आंसर में लिखने के लिए है। अगर आपको कुछ योजनाएं याद आ जाए तो उसको मेंशन कर दीजिए कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है। जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, फिर उसके बाद वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये सब नई योजनाएं हैं। फिर उसके बाद वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना, ये सब नाम अगर आपको याद आ जाए तो ये सब लिख दीजिए कि गवर्नमेंट अभी जो है इन सब स्कीम्स के थ्रू अपनी एल्डर पॉपुलेशन के बारे में केयर कर रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ दोस्तों ये सब सारी जो स्कीम्स हैं इसमें परेशानी भी है, ठीक है? अब इसके चैलेंजेस को आप लिख दीजिए कि इस जो इनिशिएटिव्स है इसमें परेशानियाँ क्या-क्या हैं, इसमें चैलेंजेस क्या-क्या हैं। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन जो है इसमें दोस्तों ₹200 दिया जाता है। बताइए ₹200 में क्या होगा? आज के बच्चे तो ₹200 का तो मैगी खा जाते हैं, नूडल्स खा जाते हैं, खड़े होके मोमोज खा जाते हैं, ठीक है? तो ₹200 में क्या होगा? फिर उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट एक 2007 में लॉ पास किया था, वो लॉ था कि द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, और इसके थ्रू उनके लिए केयर करने की बात की गई थी। इसके अलावा इस एक्ट में एक प्रोविजन ये भी था कि अगर जो यंगर पॉपुलेशन है, अगर वो ओल्डर पॉपुलेशन की केयर नहीं कर रही है तो उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना करें, वो ट्रांसफर करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्ट है ये फेल है, ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये आप चैलेंजेज इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ए नोडल मिनिस्ट्री फॉर द एल्डरली, आल्सो हैज ग्रांड प्लान कॉल्ड द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द ओल्डर पर्सन। इन जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है ये भी एक अपना प्लान है इनके पास, जो कि 1992 से ही लॉन्च्ड है, लेकिन इट इज अंडर फंडेड। जितना पैसे की जरूरत है उसको उतना पैसा ही नहीं मिल पाया है, ठीक है। पैसा ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली लागू नहीं हो पाएगा। एक सर्वे है कि 2015-16 में जो है इस स्कीम के तहत, इस प्लान के तहत केवल 23,000 लोगों को, लगभग 23,000 24,000 मान लीजिए, 24,000 23-24,000 लोगों को ही फायदा मिल पाया है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये है कि इनिशिएटिव्स लिख दीजिए, और इनिशिएटिव्स के बाद जो चैलेंजेज हैं वो लिख दीजिए, और उसके बाद जो है कंक्लूड कर दीजिए कि अभी हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, करने में क्या आप कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग द मंथली पेंशन। सबसे पहले तो भाई ये देखो, ₹200 से ना बढ़ा के कम से कम ₹2,000 करो, तब जो है कुछ काम उनका बनेगा, कुछ दवाई वाई उनकी आ पाएगी। उसके बाद अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो बुजुर्ग हैं और जो गरीब बुढ़े हैं, मतलब गरीब जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है, उनके लिए प्रायोरिटी बेसिस पे उनको घर दिलाने की कोशिश करो, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे रखो, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स बेनिफिट आप दे सकते हैं। इवन जो वो डिपॉजिट किए हैं, जो कमा-कमा के उन्होंने डिपॉजिट किया है, उस पे कम से कम आप जो है टैक्स हटा दीजिए। ये एक उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा। जो भी बचा के रखा है उन्होंने, उसमें तो कितना पैसा टैक्स में ही चला जाता है, तो अगर वो टैक्स बच जाएगा तो उसका ये यूटिलाइज़ेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद जो जेरियाट्रिक हेल्थ केयर सिस्टम है, जो अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए व्यवस्था है, उसको जो है थोड़ा-सा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद एलोकेशन ऑफ स्पेशल बजट, जिस तरह से हम जेंडर बजट की बात करते हैं, जिस तरह से हम
चिल्ड्रन के एजुकेशन की बात करते हैं, उसी तरह से हम बुजुर्ग बजट लेके आए, बुजुर्गों के लिए बजट लेके आए, तो एक अच्छा उनके लिए जो भी स्कीम्स प्लान बनाई जाएगी उसके लिए फंड अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी खास करके पंचायत लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि जो भी रिटायर होता है दोस्तों, वो रिटायर होके अपने गाँव चला जाता है, ज़्यादातर यही देखा जाता है और गाँव में उनके पास समय बिताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कम से कम उनके लिए गाँव में एक लाइब्रेरी हो, एक न्यूज़पेपर हॉल हो, कोई ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे वो जाकर के थोड़ा मनोरंजन कर सके, गाना-वाना सुन सके, भजन कीर्तन कर सकें, ठीक है? या फिर मंदिर मस्जिद जा सकें, गुरुद्वारा जा सकें, ये सब सारी व्यवस्था जो है पंचायत लेवल पे मतलब गाँव लेवल पे गवर्नमेंट को करना चाहिए, अगर जो है एल्डरली पॉपुलेशन को डिप्रेशन से और इस तरह की चीज़ों से बचाना है तो, ठीक है? उसके बाद एप्रिसिएशन इज़ मस्ट। देखिए क्या होता है, बहुत सारी फैमिलीज़ आप देखे होंगे कि जो बेटा है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, वेल सक्सेसफुल है, एक्सपीरियंस भी उसके पास पर्याप्त है और सक्सेसफुल भी है अपने क्षेत्र में। लेकिन अपने बाप से वो ज़रूर पूछता है जब भी कोई डिसीज़न लेता है। हालाँकि इनका जो कंसिडरेशन है, वो हो सकता है कि ना माने, अपने फाइनल डिसीज़न में इनके जो कंसिडरेशन को है वो ना माने, लेकिन फिर भी जो इनसे काम को करने से पहले जो इनसे राय-मशविरा किया गया, ये वो इनके अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और इससे जो है जो उनके बीच में जो टाइज़ हैं, जो सामाजिक संबंध है, आप समझ सकते हैं, जो पारिवारिक संबंध है, वो क्या होता है, सुदृढ़ होता है। तो ये जो है पेरेंट्स की या फिर जो उनके घर में चिल्ड्रन है, जो यंगर पॉपुलेशन है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको प्रॉपर कंसिडरेशन दें, उनके चीज़ों को सुनें एट लीस्ट, उनकी बात को समझने का प्रयास करें, ताकि जो उनका साइकोलॉजिकल कंडीशन है, वो सही हो सके। ठीक है दोस्तों? तो जो आपके काम की चीज़ है, वो यही है, कन्क्लूज़न हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर आप जो है अपनी तरह से अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक भी आपका जो है क्लियर हो गया होगा। आगे अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक जॉइन बटन और दूसरा कमेंट। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो आप कमेंट करिए, जो भी आपकी परेशानी है वो दूर कर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।